हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 11th विद्याकुल पर। तो साथियों, आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन सारे टॉपिक को सीखने वाले हैं जो हमारे लिए आगे की पढ़ाई में बहुत काम देने वाले हैं। जी हां, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में हमने अध्याय 1, 2, 3 के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीख लिए। अब इस वीडियो में हम अध्याय 4, 5, 6 यानी कि अध्याय 4 रासायनिक आबंधन, उसके बाद आपका द्रव्य की अवस्थाएं यानी गैसीय अवस्था, और उसके साथ साथ ऊष्मागतिकी, इन 3 अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो आपके आने वाली पढ़ाई में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना अध्याय 4, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। अब ये जो रासायनिक आबंधन नाम का अध्याय है बाबू, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं कितना भी अगर कम करूं, कितना भी अगर काट पीट के आपको बताना चाहूं, तो भी मैं आपको पूरी तरह से पूरी बात नहीं बता सकता। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी भी रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो हर जगह काम में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि 11th पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 12th में एडमिशन ले लेते हैं बिना 11th पढ़े, तो बहुत दिक्कत आती है उनको रसायन विज्ञान समझने में। लेकिन चलो, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं और एकदम बेसिक से आपको बताता हूं कि बंध क्या है और ये क्यों बनते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या होता है। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए रासायनिक आबंधन। क्या लगाएंगे? रासायनिक आबंध क्या है? रासायनिक आबंध क्या लगाओगे हेडिंग में? रासायनिक आबंध कहते किसे हैं, है ना, कहते किसे हैं। तो भैया लिखो दो या दो से अधिक परमाणुओं, 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 दो या दो से अधिक परमाणुओं के किसी भी तरीके, या दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलन, दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलन, या फिर लिख लो दो या दो से अधिक परमाणुओं का किसी आधार पर मिलन, किसी आधार पर, दो या दो से अधिक परमाणुओं का किसी आधार पर मिलन, किसी आधार पर मिलन रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। एकदम बेसिक से चलेंगे। रासायनिक आबंध कहलाता है मतलब कि दो या दो से अधिक परमाणु अगर किसी भी कारण से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो यही प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक आबंधन। जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, किसी भी कारण से अगर वो मिलते हैं तो ये कहलाता है रासायनिक आबंधन। जैसे मान लो एक सोडियम का परमाणु है, एक क्लोरीन का परमाणु है। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर नमक बनाते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते क्यों हैं? कि कोई ना कोई तो रीजन होगा, उसी रीजन को कहते हैं रासायनिक आबंधन। बिना आबंधन के कोई भी परमाणु आपस में मिल ही नहीं सकता। तो क्या कहा मैंने कि भैया किसी भी आधार पर दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलन रासायनिक आबंध कहलाता है। अब यह दो प्रकार से देखा जाता है। इसे दो प्रकार से समझा जा सकता है। दो प्रकार से समझा जा सकता है। इसे दो प्रकार से समझा जा सकता है। इसे दो प्रकार से समझा जा सकता है। दो प्रकार से कैसे? तो भैया इसको दो प्रकार से समझने के लिए देखो, पुराने जमाने मतलब बहुत पुरानी जो अवधारणा थी, जो पुराने वैज्ञानिक थे वो दूसरा बात मानते हैं बंध बनने का, और जो नए साइंटिस्ट हैं, जो नए वैज्ञानिक हैं, वो दूसरा कारण मानते हैं बंध बनने का। तो दो सिद्धांत हैं बंध बनने के। चलो पहले बात करते हैं पुरानी अवधारणा कि पुराने लोग क्या मानते थे। तो पुरानी अवधारणा भी समझेंगे, पुरानी अवधारणा, और दूसरे पर पढ़ेंगे नई अवधारणा। नई अवधारणा हम दोनों जानेंगे। नई अवधारणा, नई अवधारणा। तो पुरानी अवधारणा और नई अवधारणा दोनों को समझेंगे। ठीक है सर। माफ कीजिए बच्चों, खांसी आ रही है। तो हेडिंग लगाइए पुरानी अवधारणा। क्या हेडिंग लगाएंगे?
पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा क्या कहती है कि बंध क्यों बनते हैं? तो पुरानी अवधारणा कुछ बात कहती है, अब इसको आपको लिखना है क्या, कि रासायनिक बंध का निर्माण या फिर एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध का निर्माण अष्टक पूरा करने के लिए करता है। अष्टक पूरा करने के लिए करता है। अष्टक पूरा करने के लिए करता है। क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए बंध का निर्माण करता है। देखो, ये पुराने वैज्ञानिक कहते थे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध का निर्माण अष्टक पूरा करने के लिए करता है। मतलब इन्होंने कहा कि भैया कुछ तत्व होते हैं हमारी आवर्त सारणी में, जैसे हो गया हीलियम, मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। हीलियम के आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके आखिरी कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है वर्ग 18। तो वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं इनके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी को कहते हैं अष्टक नियम, आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। तो भैया अष्टक नियम क्या है? तो भैया यहां पे लिख लेना, आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना, आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही अष्टक कहलाता है। यानी कि पुराने लोग ये मानते थे कि जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है वो अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जुड़ता है। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? अब पहली बात तो ये आती है कि क्यों पूरा करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए पूरा करना चाहता है कि जब पूरी आवर्त सारणी के तत्वों की नजर इनकी तरफ जाती है सुनिएगा, जब पूरी आवर्त सारणी के तत्व इनकी तरफ देखते हैं, इन तत्वों की तरफ देखते हैं, तो ये तत्व किसी से भी जुड़ते नहीं हैं। ये तत्व किसी से भी संयोग ही नहीं करते, मतलब ये तत्व किसी से जुड़ना ही नहीं चाहते, ना ये तत्व यौगिक यौगिक बनाने का काम करते हैं। तो सारे तत्व इनकी तरफ देखते हैं कि भैया ये क्यों नहीं जुड़ते, तो पता चलता है कि इनका अष्टक पूरा है, जिसके कारण इन सबको कहा जाता है अक्रिय तत्व। ये किसी से क्रिया नहीं कर रहे, अक्रिय तत्व हैं, ये किसी से क्रिया नहीं कर रहे, तो ये अक्रिय है। तो सब इनके जैसा बनना चाहते हैं यार कि हम भी ऐसा हो जाए कि हमको भी किसी से जुड़ने की या किसी से क्रिया करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन रीजन ये है कि ऐसा तभी हो सकता है, आप तभी अक्रिय हो सकते हैं जब आपके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और सभी तत्वों के भी आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ इन्हीं के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब इनकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे सर, जैसे मैं अब उदाहरण देता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, समझिएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 1, इसके आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसके पास वाला अक्रिय गैस तत्व कौन सा है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और नियान का 10 है। इसके पास वाला जो अक्रिय गैस तत्व है वो नियान है। नियान के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी चाहता है कि मेरे आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब इसके आखिरी कोष में तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? या तो ये 7 किसी से लेके 8 पूरा करने का प्रयास करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देके अपना पिछले वाले में 8 पूरा करने का प्रयास करेगा। अब अगर ये किसी से लेगा तो भैया इसका उसके साथ संबंध बन जाएगा, बंध बनाना पड़ेगा। अभी मान लो सपोज दैट तुम मेरे पास आओ कुछ लेने के लिए, तो भले ही तुम मुझे ना जानते हो, मैं तुम्हें ना जानता हूं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो कुछ ना कुछ लेने के लिए। जैसे मान लो पढ़ने के लिए आए हो, तो अब मेरा और तुम्हारा बॉन्ड बन गया, एक संबंध बन गया। अब मैं तुम्हारा शिक्षक हो गया। भले ही तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा तुम मुझे शिक्षक की दृष्टि से देख करके पढ़ोगे। अब तुम मेरे शिष्य बन गए, मैं तुम्हारा गुरु बन गया।
तो हमारे तुम्हारे बीच में एक रिश्ता बन गया। तो इसको भी अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉन साथ देगा तो इसका उसका संबंध बन जाएगा, वो दानी बन जाएगा और ये ग्राही बन जाएगा, मतलब ये प्राप्त करने वाला बन जाएगा, और यही संबंध बॉन्ड कहलाता है। अच्छा ठीक है सर, तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये किसी से ले करके संबंध बना ले, बंध बना ले, या तो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे करके संबंध बनाए या फिर बंध बना ले। तो भैया अब मान लो एक ये भाई साहब हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अष्टक पूरा करना चाहते हैं। मान लो दूसरे हो गए क्लोरीन, इनके आखिरी कोष में 17 इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन पाया गया, आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो यह क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन इनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। ये भी इनकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन आर्गन की तरह बनना चाहती है, इसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी चाहते हैं मुझे कोई एक दे दे। तो सोडियम क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, मतलब त्याग देते हैं, तो इनके ऊपर आ जाता है प्लस, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्लोरीन क्या करती हैं, इसी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है माइनस। अब जैसे ही इन पर माइनस इन पर प्लस आया, तो प्लस माइनस आने की वजह से अब इनका एक रिश्ता बन गया जिसे कहते हैं NaCl, और NaCl के बीच में ये जो रिश्ता है, इसको ये कितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है या लेन देन से बना है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक बंध द्वारा हम इनका रिश्ता दिखाएंगे कि भैया इनमें एक बंध का रिश्ता है। एक बंध मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है, तो एक बंध का रिश्ता है। तो भैया यही आपका जो बन गया, इसी को कहते हैं बंध। और यही बात बताते हैं आपके पुराने वैज्ञानिक कि जो बंध का निर्माण है वो अष्टक पूरा करने के लिए होता है। अब भैया इनका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गई और इनका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इनके पास 8 हो गए और इसके पास पीछे वाले में एक निकल गया तो 8 हो गए, अब दोनों के पास 8 हो गए। और यही कारण था अष्टक पूरा करना, और अष्टक पूरा करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बंध बना लिया, ऐसा पुराने वैज्ञानिक मानते थे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो मेरी जान, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस बाबा, आई लव यू सो मच। बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं नई अवधारणा। नई अवधारणा क्या कहती है, नई अवधारणा, नई अवधारणा, नई अवधारणा क्या कहती है सर, ध्यान से सुनिएगा। नई अवधारणा क्या कहती है, नई अवधारणा कहती है दोस्त, क्या नई अवधारणा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अष्टक पूरा करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि परमाणुओं के मध्य आकर्षण के कारण बंध का निर्माण होता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणुओं के मध्य आकर्षण, परमाणु के मध्य आकर्षण से बंध का निर्माण होता है। तो इनकी भी बात लिख लो, परमाणु के मध्य आकर्षण से, परमाणु के मध्य आकर्षण से बंध का निर्माण होता है। निर्माण, परमाणु के मध्य आकर्षण से बंध का निर्माण होता है। परमाणु के मध्य आकर्षण से बंध का निर्माण होता है। ये कौन मानता है, ये नए वैज्ञानिक या नई अवधारणा मानती है। और फिर उन्होंने क्या बताया, इतनी बात बताई, फिर कहते हैं बंध बनने से, बंध बनने से परमाणु की ऊर्जा कम होती है, परमाणु की ऊर्जा कम होती है, या बंध बनने से निकाय की ऊर्जा कम होती है, निकाय की ऊर्जा कम होती है, निकाय की ऊर्जा कम होती है, और निकाय स्थायी होता है, और निकाय स्थायी होता है, स्थायी होता है।
मतलब ये कहना चाहते हैं अतः स्थायित्व के कारण बंध बनता है, स्थायित्व के कारण बंध का निर्माण होता है। समझिएगा, मजा आ जाएगा। बंध का निर्माण होता है। सुनिए, ये कहना चाह रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये कहना चाह रहे हैं कि परमाणुओं के मध्य आकर्षण से बंध बनता है। परमाणुओं के मध्य आकर्षण कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है सर, यह एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है। चलिए एक मिनट रुकिएगा, अच्छे से बना लेते हैं। एक ये है, एक ये है। ये धन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये धन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का तात्पर्य यह कि एक ये हाइड्रोजन का परमाणु है, एक ये हाइड्रोजन का परमाणु है और दोनों ब्रह्मांड के अलग अलग छोर पर हैं, मान लो दूर दूर हैं, ठीक है सर। तो इसके इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, इसके प्रोटॉन पर धनावेश है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के बीच आकर्षण लगता है, आकर्षण होता है। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के बीच आकर्षण होता है और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के बीच आकर्षण होता है। ध्यान देना, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के बीच में आकर्षण और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ठीक है सर, हम मान लिए इसका इलेक्ट्रॉन इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन इसका नाभिक के बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण जब हो रहा था तो आकर्षण से पहले इस हाइड्रोजन की ऊर्जा अधिक थी, ऊर्जा अधिक है, इस हाइड्रोजन की ऊर्जा अधिक है, इस हाइड्रोजन की भी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा अधिक है। यानी परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। और जब किसी के पास ऊर्जा अधिक होगी तो वो अस्थायी होगा। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया बात बताती है। केमिस्ट्री कहती है कि जब परमाणु अकेला है, जब ये अकेला हाइड्रोजन है तो इसके पास ऊर्जा अधिक है, ये अकेला हाइड्रोजन है तो इसके पास ऊर्जा अधिक है, और जिसके पास ऊर्जा अधिक होती है वो अस्थायी होता है। मतलब सर, जैसे चलिए अब तुमको बताता हूं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास पैसा अधिक है, पैसा मतलब ऊर्जा समझ लो, मान लो तुम्हारे पास पैसा अधिक है तो तुम अस्थायी रहोगे, तुम हमेशा रहीसी से जियोगे, पैसा उड़ाओगे, इधर उधर टहलोगे और सारा काम पैसे के दम पे करोगे, तुम अस्थायी रहोगे, तुम शांत नहीं बैठोगे। तुम्हें आगे मान लो 1 लाख रुपए दे दिया जाए तो तुम फिर शांत नहीं बैठ सकते। जब तक 1 लाख रुपए रहेगा, घूमोगे, टहलोगे, ऐश करोगे, तब तक, जब तक तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। जैसे ही तुम्हारा 1 लाख रुपए खर्च होगा तुम शांत होके बैठ जाओगे, स्थायी हो जाओगे। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक लड़के की जब तक शादी नहीं होती तब तक उसके पास समझ लो कि ऊर्जा अधिक है। ऊर्जा अधिक है तो वो क्या करेगा? कहीं भी जाएगा, घूमेगा, टहलेगा, इधर उधर टहलेगा, आवारा की तरह घूमेगा, किसी से फोन पे बतियाएगा, किसी से कुछ करेगा, किसी को आई लव यू बोलेगा, किसी के पीछे पड़ जाएगा, जब तक उसकी शादी नहीं हो रही। अकेला है तो उसमें ऊर्जा अधिक है। जैसे ही उसकी शादी ब्याह हो जाएगा, जोड़ा बन गया, बंध बन गया, अब उसका सारा ऊर्जा खत्म, अब वो शांत हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब वो इधर उधर नहीं घूमेगा, घूमेगा तो नौकरी पेशा के लिए घूमेगा, नौकरी ढूंढेगा, पैसा कमाने के लिए जाएगा, क्योंकि अब वो स्थायी हो चुका है। उसी तरह एक तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिली तो वो गली गली भटकेगा, उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, वो अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है किसमें? नौकरी ढूंढने में। वो यहां भी जाएगा, दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, जहां उसको पता चलेगा कि नौकरी मिल सकती है वहां भागेगा। उसके अंदर बड़ी ऊर्जा है, वो नौकरी पाना चाहता है। जैसे उसे नौकरी मिल जाएगी वो शांत हो जाएगा, वो फिर सिर्फ अपने कमरे से और ऑफिस जाएगा। समझ गए? उसकी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जब परमाणु अकेले है तो इसमें ऊर्जा अधिक है, जब परमाणु अकेले है तो ऊर्जा अधिक है। ये आपस में टहल रहे थे, इसके नाभिक, इसके प्रोटॉन, इसके नाभिक, इसके प्रोटॉन के बीच में आकर्षण हुआ। आकर्षण से क्या होता है?
आकर्षण से बंध का निर्माण होता है। आकर्षण से ये पास आए, आकर्षण से ये दोनों क्या आए, करीब आए। आकर्षण की वजह से ये दोनों क्या आए, करीब आए। क्या आए, करीब आए, करीब आ गए। जो इसका इलेक्ट्रॉन था और जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो आपस में क्या हुए, आपस में साझित हो गए, साझेदारी कर लिए। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास आने के कारण क्या हुआ, इनसे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा क्या हुई, बाहर निकल गई। जैसे ही ऊर्जा बाहर निकला, अब ये क्या हो चुका है, स्थायी हो चुका है। अब ये स्थायी हो चुका है। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया। अब ये आपको आसानी से H2 के रूप में मिल जाएगा और ये किसी के पास जाकर के अब बंध नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बना चुका है और एक हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई है, तो एक बंध द्वारा इसको दिखा दिया जाएगा। समझे? तो आजकल वाले वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि बंध का निर्माण क्यों होता है। बंध का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि परमाणु जब अकेला होता है तो उसके पास ऊर्जा अधिक होती है और वो ब्रह्मांड में विचरण करता है। ऊर्जा अधिक होने के कारण वो अस्थायी होता है और वो स्थायी होना चाहता है। तो जब दूसरे परमाणु के सम्मुख जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है, जिससे ये पास आते हैं। और जब भी 2 निकाय, इनको निकाय कहते हैं। निकाय का मतलब क्या है, निकाय का मतलब जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे निकाय कहा जाता है। जैसे परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो निकाय कहा जाएगा। जैसे ही ये दोनों निकाय पास आएंगे, तो जब भी कोई निकाय पास आते हैं तो उनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इनसे ऊष्मा यानी कि ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ये स्थायी होगा, फिर ये ज्यादा भागेगा दौड़ेगा नहीं। तो जैसे ऊर्जा बाहर निकल गई तो ये स्थायी हो गया और ये H2 के रूप में बन गया। अब ये शांत हो जाएगा। अब ये किसी दूसरे के पास जुड़ने के लिए नहीं भागेगा, किसी दूसरे से आकर्षण नहीं दिखाएगा और इस तरह से बंध का निर्माण होता है। समझ गए बाबू? तो ये 2 तरीके हैं जो पुराने वैज्ञानिक बताते थे, वो कहते थे अष्टक की वजह से बनते हैं। जो नई अवधारणा है, जो नए वैज्ञानिक बताते हैं, वो कहते हैं कि भैया बंध का निर्माण कैसे होता है। बंध का निर्माण होता है परमाणुओं के मध्य आकर्षण से। ठीक है, तो ये हो गया बंध। अब आगे आ जाओ। अब आपको बताते हैं बंध के बारे में कुछ और बातें। रासायनिक आबंध, पहले समझो इसे। रासायनिक आबंध, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एकल बंध बनता है। एकल बंध बनता है। अगर कहीं भी तुमको एक एकल बंध मिल रहा है तो समझ लेना इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल 2 परमाणुओं के बीच में कुल 3 बंध हो सकते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य 3 बंध हो सकते हैं। हो सकते हैं। जैसे सर, जैसे मान लो ये परमाणु ए परमाणु बी है, इसके बीच में एक बंध भी हो सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। परमाणु ए और बी के बीच में 2 बंध हो सकता है, तो ये 2 4 इलेक्ट्रॉन से बना है। परमाणु ए और बी के मध्य 3 बंध हो सकता है। इसको कहते हैं एकल बंध। एकल बंध। इसको कहते हैं द्विबंध। द्विआबंध भी कह सकते हो, द्विआबंध। इसको कहते हैं त्रिकबंध या त्रिआबंध। इसको क्या कहते हैं, त्रिकबंध या त्रिआबंध कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर, मान गए सर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, तो एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 3 बंध टोटल किसी भी परमाणु के बीच में बन सकते हैं, किसी भी 2 परमाणु के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई सर। अब आगे आ जाओ। अब भैया बंध के प्रकार, बंध होते कितने प्रकार के हैं, तो बंध के प्रकार समझो। ठीक है सर, बंध के प्रकार
ऐसे समझो। कैसे समझाऊं तुम्हें बंध के प्रकार। ऐसे समझो कि बंध दो प्रकार के होंगे। कैसे कैसे? दो प्रकार के बंध दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? समझने का प्रयास करना। बंध एक दो प्रकार के। पहला तो परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य, और दूसरा अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य। ये जो मैंने बताया है याद रखना, ये परमाणु के मध्य बताया है, परमाणु के मध्य। ये जो मैंने आपको एकल बंध, द्विबंध, तीन बंध बताया, ये परमाणु के मध्य बताया है। ठीक है, तो दो प्रकार से बन सकते हैं। चलो, परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध कौन कौन से होते हैं? तो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आयनिक, दूसरा आपका हो गया सहसंयोजी, ये मुख्यतः बता रहा हूं। वैसे तो बंध तो 25 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो कंटेंट अब कौन पढ़ता है, वो सब IIT JEE वाले पढ़ते हैं। हालांकि मैंने कुछ बच्चों को तैयारी कराई थी तब पढ़ाया था, लेकिन अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम मुख्यतः जानेंगे। तीसरा धात्विक, चौथा उपसह संयोजी, उपसह संयोजी। ठीक है, इधर तो इधर लिखना वांडरवाल बल अणुओं के मध्य। वांडरवाल बल काम करता है, उसको बल भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बल या हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, ये जो आपके, बात समझना, ये जो आपके बंध हैं इनको प्रबल बंध कहा जाता है। जो परमाणुओं के मध्य बंध बनते हैं ये प्रबल बंध होते हैं। इनकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो भैया 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल होती है इनकी ऊर्जा कितनी होती है? 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये कैसे होते हैं भाई? तो ये होते हैं दुर्बल बंध, इनको दुर्बल बंध कहा जाता है। ठीक है सर, ये दुर्बल बंध हो गए। इनकी जो ऊर्जा है, इन बंधों की जो ऊर्जा होती है वो 2 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है सर, तो ये दुर्बल बंध कहे जाते हैं। ठीक है, अब आओ थोड़ा थोड़ा इनके बीच में जानते हैं कि आयनिक बंध क्या है, थोड़ा थोड़ा सहसंयोजी बंध क्या है, उपसहसंयोजी बंध क्या है, धात्विक बंध क्या है। बहुत आसान भाषा में आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तो आपको भी मजा आएगा। पहला आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या होता है? यह धनायन तथा ऋणायन के मध्य बनने वाला बंध है। जैसे उदाहरण दे दीजिए सर इसका। जैसे उदाहरण लिख लो। उदाहरण में हमने आपको क्या बताया था? जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने बनाया धनायन। क्लोरीन बहिनी है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी, ग्रहण करके बनाई ऋणायन। अब इस धन आयन और ऋणायन के बीच में एक बंध बनता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इनके बीच में एक बंध बना। इसको कहते हैं आयनिक बंध। ये जो बंध होगा ये आयनिक बंध कहलाएगा।
आयनिक बंध। ठीक है, तो जैसे NaCl हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो MgCl2 हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो Mg। Mg क्या करता है? Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 2+ बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। 2 Cl हम लेंगे। Cl क्या करेंगी? दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी 2 Cl। ये क्या बनाएंगी? Cl2 का 2 Cl माइनस बनाएंगी और एक Mg से 2 Cl आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे समझ लो MgCl2 के रूप में। और यहाँ भी क्या बनता है? आयनिक बंध। मैं इसके आकार की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बंध बता रहा हूँ। आयनिक बंध बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन के बीच में बनने वाला बंध है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में या मध्य में जो बंध बनता है बाबू, इसको क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर, विस्तार में नहीं चल रहे हैं, शॉर्ट ब्रीफ कर रहा हूं तुम्हें, जो इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध जैसे गुरुजी, जैसे तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध, बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे सर, जैसे मान लो एक कार्बन भाई साहब है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। उदाहरण दे रहा हूं, ठीक, उदाहरण समझिएगा। उदाहरण, कार्बन भाई साहब है, ठीक है सर, कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। कार्बन के आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो कार्बन के आखिरी कोष में गुरुजी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहीं पर एक हाइड्रोजन भाई साहब, हाइड्रोजन भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन है इनके आखिरी कोष में। हाइड्रोजन भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए। कार्बन चाहते हैं कि हमारे आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हाइड्रोजन चाहते हैं कि हम हीलियम के जैसे बन जाएं, हमारे आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के कार्बन से लेकर के साझेदारी कर लेते हैं। इसी तरह तमाम हाइड्रोजन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के साझेदारी कर लेते हैं कार्बन से। क्या कर लिए? साझेदारी कर लिए। कार्बन कहते हैं ठीक है, तुमने साझेदारी कर ली, अच्छी बात है, अब एक काम करो, हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम भी आप सबसे साझेदारी कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन के पास पहले 4 थे, चारों हाइड्रोजन के भी ले लिए, 8 पूरा कर लिए। जब हाइड्रोजन को जरूरत होती है तो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। और इस तरह साझेदारी के माध्यम से क्या बनता है? कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? तो आप कहोगे गुरुजी इस कार्बन में, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बंध बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सबके बीच में 1 बंध बन गया। अब इस बंध को क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। तो ये कैसा बंध होता है? सहसंयोजी बंध। कैसा होता है? सहसंयोजी बंध। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब आगे चलिए। अब अगला उपसह संयोजी बंध क्या है सर? उपसह संयोजी बंध समझिए। उपसह संयोजी आबंध। उपसह संयोजी आबंध, ठीक है, उपसह संयोजी आबंध बताइए। उपसह संयोजी आबंध राजन जानते हो कौन होता है? सर अगर हम जानते होते तो आपके पास क्यों आते? अच्छा, इसमें एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है तथा दूसरा परमाणु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। दान करने वाले को, दान करने वाले को दाता, दान करने वाले परमाणु को दाता परमाणु, दाता परमाणु, तथा ग्रहण करने वाले को ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक, उदाहरण दे दीजिए बाबा, उदाहरण ले लो। उदाहरण जैसे आपने अमोनिया देखा होगा, नाइट्रोजन देखा होगा, ठीक है सर, नाइट्रोजन हमने देखा है। नाइट्रोजन के आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है बाबा। तो नाइट्रोजन के पास कुल 1 2 3 4 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आखिरी कोष में कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 5 है, 3 मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो 3 हाइड्रोजन आए, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिए, और इनकी साझेदारी के कारण एक एक सिंगल बंध बंध गया। तो ये सारे बंध क्या हो गए, सह संयोजी। क्या हो गए, सह संयोजी। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये वाले, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ये वाले जो बंध, ये सह संयोजी बंध हो गए। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आए, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए और बंध बना लिए। नाइट्रोजन भी खुश, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना दे दिया, इसके 8 हो गए। लेकिन अब एक हाइड्रोजन और आया, ये कहता मुझे भी जोड़ लो। नाइट्रोजन कहता यार क्यों जोड़ू मैं, मेरे आखिरी कोष से 5 इलेक्ट्रॉन थे, मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी भैया, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। 3 हाइड्रोजन आए, मुझको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मेरा काम हो गया, मुझे क्या जरूरत है तुझको जोड़ने की। लेकिन नहीं, ये हाइड्रोजन जिद पे अड़ गया कि भाई मुझे जोड़ ही लो। तो बोला यार जुड़ना है तो एक काम कर लो, फिर तुम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आए हो इसको तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं दो, मैं क्या करूंगा, मुझे साझेदारी भी नहीं करनी। तुम एक काम करो, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इनको कहा जाता है लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहता है ऐसा करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से मैं खुद तुम्हें एक बंध बना देता हूं, जब तक रहना जुड़े रहना। मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे ही ले जाओ, दान में दे रहा हूं तुम्हें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं तुमको दान में देता हूं, बंद बना के रहो। लेकिन याद रखना, जब जाना तो दे के जाना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई आ गया, बगल का पड़ोसी, अब वो कह रहा है कि भैया मुझे अपने घर में किराए का दे दीजिए, किराए का रूम दे दीजिए। तुम किराए का रूम नहीं उठाते हो, मान लो तुम्हारे यहाँ 4 रूम थे, चारों उठे हुए हैं, अब वो जिद पे अड़ गया कि नहीं भैया किराए का रूम दे दीजिए। या तुम्हारे पास 4 बाइक थी, ऐसा समझो, ठीक है सर हमारे पास 4 गाड़ियां थी, 4 गाड़ी थी, तुम चाहते थे कि तुम्हें 4 ड्राइवर मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाए चारों गाड़ी चलाने के लिए। 4 लोग आए, चारों गाड़ी चल रही हैं, ड्राइवर से तुम्हारा बात हो गया कि ठीक है जब तुम्हें जरूरत हो तुम चला लेना अपने काम में, बाकी मेरे काम में चलाना। सब कोई खुश है। अब एक ड्राइवर और आ गया, कह रहा कि मुझे भी गाड़ी दो। अब वो कह रहा कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे 4 ड्राइवर की जरूरत थी, मेरी गाड़ी में खुद चला लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो बोला नहीं कि मुझे भी काम दे दो। तो बोला चल ठीक है, ये गाड़ी मेरी खड़ी है, जा तू इसको चला, लेकिन याद रख जब जाना तो इसको दे जाना, यहीं पे खड़ी कर देना बिना मुझसे पूछे। बोला चलो ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोजन आया, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिए, तो इस बंध को इस प्रकार से तीर से दिखाया जाएगा कि इस बंध में इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, और इसको कहा जाता है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी, उपसह संयोजी आबंध। तो ये वाला जो अब
हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो द्रव्य की अवस्थाओं की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, साउंड बंद हो गया था। क्या आपको यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारे बंध के बारे में? यहां तक क्लियर है उपसा संयोजी आबंध, है ना? चलिए, तो मैंने कहा द्रव्य की अवस्था, सॉरी, कहां पे आते हैं? ऊष्मागतिकी पे आते हैं। ठीक है सर, ऊष्मागतिकी पे आते हैं। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि जो ऊष्मागतिकी अध्याय है, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है निकाय और परिवेश के बारे में। हेलो, माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार, एक मिनट में बैटरी ही चेंज कर लेता हूं, मुझे लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ दोस्तों, क्लियर? बैटरी खत्म हो गई थी, माफ करिएगा। फिर से एक बार मैं चलता हूं। मैंने कहा अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी की, और ऊष्मागतिकी में हम सबसे पहले निकाय और परिवेश के बारे में जानेंगे। और निकाय परिवेश के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखिए, और मैं आपसे पूछता हूं कि बाबू इस तस्वीर में एकदम प्लेन रेड शर्ट वाली लड़की कहां बैठी है? अब आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बताइए कहां बैठी है। तो आप कहोगे सर ये बैठी है सबसे पीछे, ये बैठी है। मतलब मैंने क्या किया, एक टारगेट किया किसको? एक पीली मतलब रेड शर्ट वाली लड़की को। तो तुम्हारा ध्यान कहां गया? इस रेड शर्ट वाली पर गया। चलो ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी लड़की है जिसके घुंघराले बाल हैं, बहुत खूबसूरत से चश्मा लगाई है, और उसके सामने बुक खुली हुई है, व्हाइट शर्ट पहनी है, मतलब आसमानी शर्ट पहनी है। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें तो ये वाली है, चश्मा भी लगाई है, घुंघराले बाल हैं, आसमानी शर्ट है, किताब खुली हुई है। सर ये वाली लड़की है, अच्छी लग रही है ना? हाँ, ब्याह करवा? नहीं, चल आगे चली थी। चलो अच्छा, इधर देखो, अगर मैं इन सब के बीच में तुमसे पूछूं कि कौन सा लड़का है जो लैपटॉप की तरफ देख रहा है और लैपटॉप के पीछे बैठा हुआ है, सामने नहीं बैठा, लैपटॉप के पीछे बैठा है और लैपटॉप की तरफ देख रहा है, तो आप कहोगे सर ये वाला लड़का है, ये लैपटॉप की तरफ देख रहा है और लैपटॉप के पीछे बैठा है। गुड, तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? यहां पर गया। मैंने कहा इन सब के बीच में कौन सी लड़की है और कौन सा लड़का है? एकमात्र लड़की कौन है? तो आप कहोगे सर ये है एकमात्र लड़की। क्या बात है यार, बड़े समझदार हो। लेकिन सर आप ये बताना क्या चाह रहे हैं? लड़की लड़का ये वो, समझिएगा। मैं जब किसी भीड़ में, इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं किसी एक वस्तु पर जब अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, उसी को कहते हैं निकाय। इतने ढेर सारे चीजों में अगर तुमने इस लड़के पे अपना ध्यान केंद्रित किया तो ये तुम्हारे लिए निकाय होता है। इतने ढेर सारे लड़कियों के बीच में तुमने लाल वाली पर फोकस किया तो ये तुम्हारे लिए निकाय है। तो एक समय पर हम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसको निकाय कहा जाता है। जैसे तुम मेरी तरफ देख रहे हो तो तुम्हारा ध्यान इस समय मेरे फेस पर है, तो मैं तुम्हारे लिए निकाय हूं। और निकाय के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे परिवेश कहते हैं। अगर ये महिला पर तुमने ध्यान केंद्रित कर लिया तो ये तुम्हारी निकाय हो गई, और इसके अगल बगल बैठे जितने भी लोग हैं या इसके अगल बगल जो कुछ भी है वो सब क्या है? वो सब परिवेश है। जैसे तुम्हारे सामने मोबाइल रखा है जिसपे तुम क्लास कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान मोबाइल पर है तो मोबाइल तुम्हारे लिए निकाय है, और मोबाइल के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो तुम्हारे लिए क्या है? परिवेश है। क्लियर सर? डन बॉस, परिवेश है। ठीक, ओके, निकाय और परिवेश, ठीक है, समझ गए। अब इतनी बात समझे, अब ध्यान से सुनिएगा ऊष्मागतिकी के बारे में। रासायनिक ऊष्मागतिकी रसायन की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया में
हो रहे ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया में हो रहे ऊष्मा में परिवर्तन। आप देखोगे अचानक से किसी अभिक्रिया कराते हैं, धुआं निकलने लग जाता है, गर्म हो जाती है, ऊष्मा निकलने लग जाती है। कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको बिना गर्म किए कर ही नहीं सकते, उनको ऊष्मा चाहिए होती है। तो अभिक्रियाओं में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी नामक अध्याय से करते हैं। ठीक है। जब रासायनिक बंध बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। मैंने क्या बताया? जब रासायनिक बंध बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। अभी ऊपर बता रहा था ना शुरुआत में कि जब रासायनिक बंध बनेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है। और जब बंध टूटते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब बंध तुम तोड़ोगे तो तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी बंध को तोड़ने के लिए। तो ऊर्जा मुक्त होना, ऊर्जा दे करके बंधों को तोड़ना, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। ठीक है सर, आगे आ जाओ। सर ये नीचे वाली लाइनें उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें देखना है कि हम यहां पर पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये नीचे वाली लाइनें उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इतना बात याद रखिए कि कोई भी अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा के परिवर्तनों का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। अब जिस समय हम एक वस्तु का या जिस वस्तु का अध्ययन कर रहे होते हैं उसे निकाय कहा जाता है। उसके चारों तरफ जो भी चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? निकाय के चारों तरफ क्या होता है? निकाय के चारों तरफ की चीजें परिवेश कहलाता है। जैसे निकाय को हम तंत्र भी कहते हैं और अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। तो निकाय, तंत्र या सिस्टम तीनों का मतलब एक ही होता है। निकाय, तंत्र और सिस्टम तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए ठीक है सर। ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग जिसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाए या ऊष्मा गतिकी के लिए चुना जाए, वह क्या कहलाता है? निकाय। नहीं समझे? ब्रह्मांड का कोई एक विशिष्ट भाग, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई एक विशिष्ट हिस्सा, जैसे इस ब्रह्मांड का हिस्सा मैं भी हूं, तुम भी हो, प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तुमने इस ब्रह्मांड की किसी भी एक वस्तु को चुन लिया और अगर उसमें आपने ऊष्मागतिकी पढ़ना शुरू कर दिया या उसमें हुए ऊष्मा के परिवर्तनों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो तुम्हारे के लिए क्या हो गई? निकाय हो गई। यानी कि ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इस ब्रह्मांड में हम जिस वस्तु का चुनाव करते हैं, जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह वस्तु क्या कहलाती है? निकाय या तंत्र कहलाती है। क्लियर गुरुजी? तो ब्रह्मांड का कोई भी भाग जिसमें हम ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे तंत्र या निकाय कहते हैं। ठीक है सर। परिवेश क्या है? ब्रह्मांड का शेष हिस्सा जो निकाय को घेरे रहता है परिवेश कहलाता है। जैसे मैं खड़ा हूं, तुम मेरे ऊपर ऊष्मा का अध्ययन करने के लिए ध्यान केंद्रित करो तो मैं तुम्हारे लिए निकाय हूं। मेरे चारों तरफ जो भी हिस्सा है, जो भी मुझे घेर के रखा है, वो क्या हो गया? वो कहलाता है परिवेश। अब सीमाएं क्या है? वह दीवार जो निकाय परिवेश को अलग करती है सीमाएं कहलाती है। जैसे मान लो सपोज दैट ये पूरा ब्रह्मांड है। जैसे ये क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा समझो। ये पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है सर, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक वृक्ष है या एक आदमी बैठा है। मैं इस आदमी पर अध्ययन कर रहा हूं, तो इस आदमी के चारों तरफ जो चीजें हैं, ये आदमी पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो ये आदमी मेरे लिए निकाय हो गया। और इस आदमी को जो चारों तरफ घेर के रखा हुआ है, ये पूरा इसके चारों तरफ का भाग क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवेश। तो ये चारों तरफ का भाग क्या है इस आदमी के, जिससे ये घिरा हुआ है, ये परिवेश हो गया। और निकाय और परिवेश को अलग करने वाली जो रेखा हो गई, ये रेखा, ये क्या कहलाती है? सीमाएं कहलाती है। सीमाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमाएं कहलाती है। तो निकाय और परिवेश को अलग करने वाली रेखा को हम सीमाएं कहते हैं। चलिए ठीक है सर। अब ध्यान से सुनिए। अब निकाय कई प्रकार का होता है। जैसे पहला, खुला तंत्र या खुला निकाय। खुला तंत्र या खुला निकाय, क्योंकि निकाय को तंत्र भी कहते हैं, तो खुला तंत्र या खुला निकाय। जैसे वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान कर सकता है, उसे ओपन सिस्टम या खुला निकाय कहते हैं।
ऐसा निकाय जो अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सके। जैसे सर, जैसे चाय, चाय, एक कप चाय तुमने ले लिया, एक कप चाय लेने के बाद इस चाय के अंदर से गर्मी बाहर निकलती है कि नहीं निकलती? इस चाय मेरे लिए क्या हो गया? निकाय हो गया। और इस निकाय से ऊष्मा कहां निकलती है? बाहर जाती है चाय से। हाँ, तो बाहर कहां जा रही है सर? परिवेश में जा रही है। ये चाय मेरा निकाय हो गया, इस चाय से ऊष्मा निकल के कहां जा रही है? बाहर जा रही है। तो इसका मतलब कहां जा रही है ऊष्मा? परिवेश में जा रही है सर। कहां जा रही है? परिवेश में। ठीक है, तो ऐसा निकाय जिससे ऊष्मा परिवेश में जा रही हो। और दूसरी बात, बाबू एक बात बताओ, ये जो ऊष्मा तो जाती है, जब चाय बनती है तो महकती है कि नहीं? मान लो कोई तुम्हारे घर में चाय बनाता है तो बाहर तक उसकी महक आ जाती है, मतलब कुछ पदार्थ भी बाहर गया, नहीं तो महक कैसे आ जाती? भाई गर्मी में तो कोई महक नहीं होती, ऊष्मा में तो कोई महक नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर ऊष्मा के साथ कुछ जा रहा होगा, कुछ द्रव्य जा रहा होगा, तो उसमें महक होती है। हाँ सर, तो भैया चाय के साथ उसकी खुशबू भी जाती है, तो खुशबू मतलब द्रव्य हो गया, कुछ पदार्थ भी जा रहा है। कहां जा रहा है? बाहर परिवेश में। तो ऐसा निकाय जिससे द्रव्य मतलब कुछ पदार्थ और ऊष्मा दोनों निकाय से परिवेश में स्थानांतरित हो जाती हैं या बाहर चली जाती हैं, निकाय से निकल के परिवेश में चली जाती हैं, आदान प्रदान होता है, उसे खुला निकाय कहते हैं। ठीक है, समझ गए सर। अब आगे आ जाओ। दूसरा है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। बंद निकाय क्या है? जैसे ही कप के ऊपर तुमने क्या किया, कप के ऊपर तुमने क्या किया? प्लेट रख दिया, एक प्लेट रख दिया। अब कप को तुमने ढक दिया, तो ढकने के बाद क्या हुआ? ढकने के बाद अब खुशबू तो बाहर नहीं जा रही, लेकिन गर्मी बाहर जाएगी। अगर 1 घंटे तक तुम चाय के कप के ऊपर कोई प्लेट रख के भी रख दो, तो भी तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, मतलब चाय के अंदर की ऊष्मा बाहर जाएगी, निकाय से ऊष्मा बाहर जाएगी, लेकिन खुशबू बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब ऐसा निकाय जिससे ऊष्मा तो बाहर जा सके, लेकिन द्रव्य बाहर ना जा सके, द्रव्य परिवेश में आदान प्रदान ना हो सके, उसको कहते हैं बंद निकाय। तो जिसमें या जिस निकाय में निकाय और परिवेश में, इसमें निकाय और परिवेश में केवल ऊर्जा का विनिमय होता है, केवल गर्मी बाहर जा पाती है, द्रव्यमान का नहीं, पदार्थ का नहीं, खुशबू का नहीं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जैसे एक कप चाय और उसके ऊपर कोई प्लेट रखी हो तो बंद चाय की प्याली। दूसरा उदाहरण अभिकारक बंद बीकर में अगर लिए जाएं तो ऐसा होता है। ठीक है सर, तो बंद निकाय में क्या है? ऊष्मा तो बाहर आ जा सकती है, लेकिन द्रव्य बाहर आ जा नहीं सकता, द्रव्य परिवेश में नहीं आ सकता, तो उसको क्या कहते हैं? बंद निकाय। एक और होता है विलगित निकाय, तीसरा। विलगित निकाय कौन है? विलगित निकाय वह निकाय होता है बाबू जिससे ना तो ऊष्मा बाहर आ सके, ना तो ऊष्मा बाहर आ सके, ऊष्मा बाहर आ सके और ना ही द्रव्य बाहर आ सके, दोनों जब ना आए, ना ही द्रव्य बाहर आ सके, ना तो गर्मी बाहर आए, ना खुशबू बाहर आए। अब तुमने चाय को क्या किया? एक फ्लास्क में बंद कर लिया, स्टील वाला फ्लास्क। सबके घर में आता है थर्मस, ये थर्मस आता है। हाँ सर, ये थर्मस आता है। क्या इस थर्मस में जब तुम चाय भर के रख लेते हो तो क्या इस थर्मस से खुशबू बाहर आती है चाय की? नहीं। क्या इस थर्मस के अंदर की रखी हुई चाय ठंडी होती है? नहीं सर, उसी तरह गर्म रखी रहती है। इसका मतलब यह कैसा निकाय है? यह विलगित निकाय है। यह एकदम से अब परिवेश से अलग हो चुका है। इस निकाय के अंदर से ना तो ऊष्मा परिवेश में जा रही है और ना ही द्रव्य परिवेश में जा रहा है, तो ऐसे निकाय को कहते हैं विलगित निकाय। तो भैया इसका परिभाषा होगा, निकाय में निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य और ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं है, ना तो द्रव्य बाहर जा सकता है ना ऊर्जा बाहर जा सकती है, तो इसको कहते हैं बंद निकाय। जैसे अभिकारक एक थर्मस में हो, जैसे चाय हमारी एक थर्मस में हो। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ गया सर, आनंद आ गया। तो 3 प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया।
इतना काफी है अब आपके आज के लिए। और धीरे धीरे इसी तरह हम रिवीजन करते रहेंगे, धीरे धीरे इसी तरह हम चीजों को समझने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रिवीजन कैसा चल रहा है। देखो भाई, अगर इन चैप्टर्स को विस्तार से पढ़ाया जाए तो कम से कम 20-20 लेक्चर लगते हैं, 15-15 लेक्चर लगते हैं, इनके क्वेश्चंस होते हैं, इनके टॉपिक्स होते हैं, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा जाता है। आप लोगों ने मुझसे पढ़ा भी है। लेकिन रिवीजन में हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के आगे बढ़ते रहते हैं और उसी पे हम चर्चा करते रहते हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसे वीडियोज बना के देने वाले हैं जो है तो 11th के, लेकिन कक्षा 12 में उनसे क्वेश्चन पूछता है। कक्षा 12 में उनके सारे कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। रिवीजन के बाद उनको लेकर हम मार्केट में उतरेंगे। अभी तो ये आपका रिवीजन चल रहा है। आशा करते हैं कि रिवीजन वाली क्लास अच्छी लगी होंगी। कमेंट में बताइएगा कैसे लगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए।